हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश है। आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम जर्नलाइजेशन में जब जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, ये इस रूल्स पर ही आधारित होगा। तो इसमें आज हम लोग देख रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी चर्चा करना ज़रूरी है। उसमें महत्वपूर्ण है अकाउंट्स के बारे में, फिर हम रूल्स देखेंगे, फिर अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे, फिर अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस किसको कहा जाता है, क्रेडिट बैलेंस किसको कहा जाता है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट क्या है? अकाउंट की चर्चा मैंने पहले की है, लेकिन उसका फॉर्मेट वगैरह मैंने नहीं बनाया था। जस्ट उसको हमने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि अकाउंट्स क्या है, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे और पूरी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग डिफिनेशन ले लेते हैं, इसको किसको कहते हैं एक्चुअली अकाउंट्स। It is a summarized record of all business transactions. Business transactions relating to a particular head. Relating to a particular heading at one place. क्या समझ में आ रहा है? अकाउंट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ एक हेडिंग के अंदर एक तरह की सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की समरी लिखी जाती। जो डिटेल्स में लिखा जाता है वो तो एक दूसरा बुक होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अकाउंट में समराइज्ड फॉर्म में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन जो एक पर्टिकुलर हेड से संबंधित होते हैं उनको एक जगह पर लिखा जाता है। यही नटशेल में या दैट आप एक्सप्लेन्ड फॉर्म में अकाउंट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं क्या क्या अकाउंट्स होते हैं। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का एक नेचर होता है और उस नेचर के अनुसार ट्रांजैक्शंस का अकाउंट बनाया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो सैलरी से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट में लिखे जाते हैं, चाहे वो अप्रैल की सैलरी हो या मई की सैलरी हो या जून की सैलरी हो या दिसंबर की सैलरी हो या फरवरी की सैलरी हो नेक्स्ट ईयर,
या जनवरी के सैलरी हो या मार्च की सैलरी हो, वो सारे के सारे सैलरी अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। ये एक एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट। उसी तरह हम लोग अगर कैश का ट्रांजैक्शन हमको करना है तो हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश का जितना पेमेंट करेंगे या कैश जितना रिसीव करेंगे, हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, हम रेंट पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे, हम परचेज करेंगे तो कैश परचेज करेंगे तो लिखेंगे, हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल देंगे तो लिखेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो लिखेंगे। उसी तरह कैश जब हम रिसीव करेंगे उसको भी लिखेंगे। जैसे अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो लिखेंगे, सेल्स गुड्स के सेल्स से हमको पैसा आता है तो वो लिखेंगे, रेंट हमको मिलता है तो वो लिखेंगे, कमीशन मिलता है तो वो लिखेंगे, जितनी भी चारी मिलती हैं वो भी लिखेंगे। तो एक एसेट से संबंधित अकाउंट है। अब एक अकाउंट और लेते हैं हम लोग, दैट रेंट अकाउंट। अगर रेंट अकाउंट हमको मिलता है तो हम इसमें लिखेंगे, हम देते हैं तो रेंट अकाउंट, या हम लोग इसको दूसरा एक रेवेन्यू अकाउंट ले लेते हैं, दैट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स में अगर हमको सेल होता है तो उसको लिखते हैं। सेल्स अकाउंट में जब सेल होता है तो हम उसको लिखते हैं। और सेल्स में से सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है उसको माइनस करते हैं। तो एक बार सेल होगा इसी में लिखेंगे, दूसरे बार सेल होगा इसी अकाउंट में लिखेंगे, तीसरे बार सेल होगा इसी अकाउंट में लिखेंगे। तो इस तरह जितने भी ट्रांजैक्शन साल में 100 बार सेल होगा उसकी एंट्री हम यहीं करें, उसके समराइज्ड फॉर्म में। इसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अकाउंट्स का एक डिटेल फॉर्मेट देख लेते हैं। अकाउंट्स एक्चुअली इस फॉर्मेट में बनाया जाता है। अकाउंट्स के दो पार्ट होते हैं, मतलब एक डेबिट होता है, डेबिट साइड, दो हिस्सा साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, दूसरा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट साइड। फिर हर एक साइड के 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन से, इसको हम लोग 4 कॉलम कौन कौन से होते हैं। एक डेट के लिए होता है, एक पार्टिकुलर्स के लिए होता है, एक जेफ के लिए होता है और एक अमाउंट के लिए होता है। उसी तरह डेबिट साइड के 4 कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम होते हैं। एक डेट के लिए, एक पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम, एक जर्नल फोलियो के लिए कॉलम और एक अमाउंट के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि हर एक अकाउंट के डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम होते हैं। क्या क्या कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स,
और यहाँ JF, JF को हम लोग कहते हैं जर्नल फॉलियो। जर्नल फॉलियो, जर्नल फॉलियो का मतलब होता है जनरल फॉलियो का। जर्नल एक बुक होता है, उस बुक का जो उस पेज का नंबर होता है उसको इसमें लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या है कि एक्चुअली अकाउंट में जो हम एंट्री करते हैं वो पहली बार नहीं कर रहे होते हैं, वो सेकंड स्टेज। इस स्टेज में हम कहाँ से इसको लाए हैं उसका रेफरेंस देने से अगर अकाउंट में किसी तरह का हमको कन्फ्यूजन होता है या प्रैक्टिकल लाइफ की बात है तो तुरंत उस फॉलियो, जर्नल फॉलियो में जा कर के हम देख सकते हैं कि उसका डिटेल उस ट्रांजैक्शन का क्या है और क्यों हमने अकाउंट के इस हिस्से में डेबिट में या क्रेडिट में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये एक मान लीजिए कि कैश अकाउंट बना रहे हैं। ये पूरे अकाउंट का क्या नाम है, कैश अकाउंट। पूरे फॉर्मेट में बना रहे हैं, हमने यहाँ जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिया था। तो इसमें डेट हुआ, पार्टिकुलर्स हुआ, जेफ के बारे में हम लोग क्लियर हुए। और नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट में हम जो करेंसी है जिस देश का वहाँ लिखेंगे। यहाँ डेट हो गया, पार्टिकुलर्स, जेफ, जर्नल फॉलियो और एंड अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड के भी 4 कॉलम हुए और क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम हुए। डेबिट साइड को यहाँ परंपरा है शॉर्ट फॉर्म में डेबिट लिखने की और क्रेडिट साइड को CR डॉट लिखने की, DR.CR डॉट। ये हर एक अकाउंट, कहीं भी अकाउंट बनेगा तो ज़रूर लिखा जाएगा। तो इस तरह अकाउंट बनता है। अब जो पार्टिकुलर्स है, कोई ट्रांजैक्शन जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बाद की बात है। मान लीजिए कि हम लेंगे डेबिट साइड में, जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसका डिटेल समझेंगे। यहाँ जस्ट एक सैम्पल अकाउंट हम बना करके आपको अकाउंट समझा रहे हैं कैसे बनेगा। ये प्रक्रिया हम लोग आगे सीखेंगे, आगे हमारे सिलेबस में है और हमको पढ़ना है। यहाँ सिर्फ एक अकाउंट का सैंपल हमने आपको बना दिया। इसमें पार्टिकुलर्स में कुछ लिखा जाएगा, डेट में कुछ लिखा जाएगा। जेब में क्लासरूम अकाउंट्स में कुछ नहीं लिखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कहने का मतलब किसी कंपनी का बुक्स जब हम बना रहे होंगे, अकाउंट्स बना रहे होंगे तो यहाँ ये रेफरेंस देना पड़ता है। लेकिन क्लासरूम अकाउंट्स में इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जेब के बारे में तो हम ज़रूर लिखेंगे। फिर अमाउंट लिखते हैं। उसी तरह इसमें फिर कुछ आने डेट को। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो हम लोग डेट लिखते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट के क्रम में, मतलब 1 जुलाई पहले, फिर 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, लाइक दैट। फिर हम अमाउंट लिखेंगे। अब डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, ये यहाँ से ये क्रेडिट साइड हुआ, यहाँ से ये डेबिट हुआ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये डेबिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट होता है, राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट होता है। अब कैश का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो इसमें आएगा। और फिर क्रेडिट में जो भी आइटम आना होगा, जिस कारण से आना होगा, अभी हम रूल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगी ये बात। तो ये डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स लिखेंगे,
अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह अकाउंट बनते हैं। मतलब कैश अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो चाहे कैश के पेमेंट के हों चाहे कैश रिसिप्ट के हों, इसी अकाउंट में लिखे जाएंगे पूरे साल तक। फिर इसके ओपनिंग बैलेंस को हम लोग आगे ले जाते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी ये लेकिन अकाउंट इसी तरह बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बात हम आपको बताएंगे। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, अकाउंट किसे कहते हैं ये हम लोगों ने समझ लिया। एग्जाम्पल में इन चीज़ों को सैलरी अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, परचेजेज अकाउंट होता है, दैट रेंट अकाउंट होता है, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जितने नाम लीजिए और उनका जो डिफरेंट नेचर है उनके अनुसार उनके अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं। इसके बाद हम जो महत्वपूर्ण बात है, डेबिट लिखना ज़रूरी है, क्रेडिट लिखना ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। अब और मुख्य बात क्या हो गई, टोटल हमारे जर्नल के कितने कॉलम हुए, 8 कॉलम्स हुए। टोटल इसमें 4 डेबिट साइड प्लस 4 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की 4 कॉलम हुए और क्रेडिट साइड के 4 कॉलम। ठीक है, शॉर्ट में अकाउंट जो हम लोगों ने लिखा है, हम लोग इसको अकाउंट A/C अकाउंट फॉर्म AC भी लिखते हैं। कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हुए हम लोगों ने यहाँ अकाउंट्स की बात की थी। अब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट मूलतः 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। ये कौन कौन से रूल्स हैं, एक तो है ट्रेडिशनल रूल, पहला है ट्रेडिशनल रूल्स, या दूसरा है मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स को अमेरिकन रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, या मॉडर्न रूल का एक और नाम है, दैट इज इक्वेशन बेस्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड रूल। और ट्रेडिशनल रूल को हम लोग ब्रिटिश रूल या इंग्लिश रूल भी कहते हैं।
इन दोनों तरह के रूल्स को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अकाउंट्स को कुछ भागों में बांटना पड़ता है। ट्रेडिशनल रूल्स में हम जो अकाउंट्स होते हैं उनको मूलतः दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग का नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट्स। शॉर्ट में आप लोग लिख रहे हैं। दूसरे भाग का नाम है इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग फिर पर्सनल अकाउंट्स भी कई तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स भी कई तरह के होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स में कौन आ जाएंगे? एग्जाम्पल राम, रहीम, ईशा, ठीक है, सीता। नेचुरल पर्सन का क्या मतलब है? जो नेचुरली बॉर्न। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हमारा, आपका, हम लोग क्या हैं? हम लोग नेचुरली बॉर्न हैं। नेचुरल ढंग से हम लोग पैदा हुए हैं या इस दुनिया में आए हैं। तो ये जो नेचुरल पर्सन होता है वो एक तरह के वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। दूसरे तरह के पर्सन्स होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये कौन से पर्सन्स होते हैं भाई? ये वो पर्सन्स हैं जो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, किसी कानून के द्वारा मैन मेड मतलब किसी कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा एंड सन्स, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। तीसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं पर्सन्स। ये कौन से पर्सन होते हैं, इसको हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे जब इम्पर्सनल अकाउंट की चर्चा कर लेंगे। अब हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट देखते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है दैट इज रियल अकाउंट्स और दूसरे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में वे सारे एसेट्स आते हैं जिनका नाम आप जानते हैं।
सारे के सारे एसेट, जितने तरह के एसेट्स हैं, वे सारे के सारे आते हैं। एसेट्स क्या होते हैं वो आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में उसकी चर्चा की थी। या नटशेल में समझ लें, एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं, सारी वस्तुएं हैं जिनको हम तुरंत के फ़ायदे के लिए या लंबे समय में फ़ायदे के लिए हम लोग एक्वायर करते हैं या ओन करते हैं, वैसी सारी चीज़ें। अब इसमें एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं दैट लैंड, बिल्डिंग, that machine, कैश, etc. बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, लेकिन रियल एसेट्स के कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। वो दोनों एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? तो ये रियल एसेट, लेकिन इनको हम रियल एसेट ट्रीट नहीं करते हैं इस रूल के अंतर्गत। एक्सेप्शंस में कौन कौन से हैं? एक तो बैंक अकाउंट है। हम जानते हैं कि बैंक बैलेंस जो होता है हमारा वो एक एसेट है, लेकिन ये बैंक अकाउंट जो होता है वो एसेट हम ट्रीट नहीं करते हैं उसको। बैंक अकाउंट, चूँकि हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट की कोई नाम होता है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एक आर्टिफिशियल पर्सन, होता है तो ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट हो जाता है। दूसरा डेटर्स हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। डेटर अकाउंट क्या है? डेप्टर लिखते हैं लेकिन DEBTOR, लेकिन डेटर पढ़ते हैं, ठीक है। डेटर अकाउंट जो होता है वो या तो एक व्यक्ति से संबंधित होता है या कोई संस्था भी हमारी डेटर्स हो सकती है। कोई बिजनेस हाउस भी हमारा कोई डेटर हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकता है। तो ये भी हमारा या तो नेचुरल पर्सन में आ जाएगा या आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट जो रियल अकाउंट्स के हैं ये पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में मुख्य रूप से दैट इज हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है हमारा? नॉमिनल अकाउंट में हमारा जितना रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेज आते हैं, ठीक है। लॉसेस और दैट गेंस को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। रेवेन्यूज़ में हम लोग गेंस को भी इंक्लूड करते हैं और एक्सपेंसेस में हम लोग लॉसेस को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, गेंस एंड लॉसेस एंड लिख दें, एंड लॉसेस जितने हैं ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अब जैसे क्या क्या है एग्जाम्पल हमारे पास सैलरी हो सकता है, सैलरी हम पेमेंट करते हैं।
सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये जो अगर सिर्फ अकाउंट लिखा हुआ है इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह इंटरेस्ट अकाउंट अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि हम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रिसिव्ड भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसिव्ड अकाउंट, रेंट रिसिव्ड अकाउंट, ठीक है। ये हमारे कुछ रेवेन्यूज़ के आइटम हुए, कुछ एक्सपेंसेस के आइटम हुए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या होता है। अगर नॉमिनल अकाउंट में, किसी भी नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट, सैलरी में अगर आउटस्टैंडिंग शब्द लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी या अनपेड सैलरी या सैलरी ड्यू, तो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जाएगा। कैसे, सैलरी अगर बकाया है तो किसी न किसी व्यक्ति का बकाया होगा। उसी तरह कमीशन या अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन, ये क्या हो गया हमारे लिए, जो कमीशन हमने कमा लिया है, तो हमने कमा लिया है तो किसी न किसी व्यक्ति से हमको लेना है, चाहे वो आर्टिफिशियल व्यक्ति हो या नेचुरल व्यक्ति हो, नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, किसी न किसी से हमको लेना है। तो एक्रूड कमीशन भी हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह इंटरेस्ट ड्यू, ये क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट बकाया है ये भी हमारे लिए किसी न किसी को देना है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट हो जाएगा। उसी तरह दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट अगर वो एडवांस में मिल गया तो ये भी एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरह अगर नॉमिनल अकाउंट में कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नल अकाउंट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट उसी रूल के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न रूल में, या अमेरिकन रूल जिसको कहते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड रूल कहते हैं। इसमें अकाउंट्स को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। अकाउंट्स को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। उसको हम लोग कोड फॉर्म में क्लियर लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब क्लियर का क्या मतलब है ये हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्लियर शब्द लिखा था, क्लियर, ठीक है।
मॉडल अकाउंट के जो हम लोगों ने पार्ट की बात की थी वो हमने यहाँ क्लियर कोड एक लिखा था। क्लियर कोड का क्या मतलब है? क्लियर कोड का मतलब है यहाँ सी से इसमें कैपिटल, सी फॉर कैपिटल। इसमें अकाउंट्स को बांटते हैं हम लोग कैपिटल में। सेकेंड, एल से एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेज, ए फॉर पहला, दूसरा, ई फॉर एक्सपेंसेज, ई फॉर एक्सपेंसेज, और दैट ए फॉर एसेट्स एंड आर फॉर रेवेन्यूज। ठीक है, ये जितने भी अकाउंट्स हैं बुक्स ऑफ, जितने भी अकाउंट्स यूज होंगे किसी भी बिजनेस में, उनको इसी नहीं पांचों फॉर्म में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट के रूल को हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं अकाउंट के अंतर्गत। जैसे ट्रेडिशनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया, जितना पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या किया, दैट नॉमिनल अकाउंट में भी दो अकाउंट है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तरह मुख्य रूप से तीन ही अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिशनल रूल के अनुसार। तो इन तीन तरह के अकाउंट्स में ही जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनके अकाउंट्स आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। किसी भी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी में रखे जाएंगे, इससे अलग उनकी कोई कल्पना नहीं होगी। उसी तरह मॉडर्न रूल्स में या अमेरिकन रूल्स में जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको सिर्फ इन 5 अकाउंट्स में ही रखा जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई और जगह उनको रखने के लिए नहीं। अब हम लोग अलग अलग बात कर लेते हैं रूल्स की। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ट्रेडिशनल रूल है उसके अनुसार जो हम लोगों ने देखा है, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर कमा क्रेडिट द गिवर। मतलब जो लेता, जो रिसीव करता है उसको डेबिट कीजिए और जो देता है उसको क्रेडिट कीजिए, बस इतना ही सा रूल है। उसके बाद रियल, ये व्यक्ति के संबंध में है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पहला अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, रियल अकाउंट में सारे एसेट्स आते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। जितने तरह की एसेट कभी भी आती हैं उनको आप डेबिट कीजिए, बिजनेस में डेबिट किया जाता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ें बाहर जाती हैं, जो भी एसेट बाहर जा रहा है वो क्रेडिट की जाएगी। जो एसेट अंदर आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट बाहर जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। इन्हीं तीनों रूल के अंतर्गत जितने भी इसमें डेबिट और expenses and
losses, credit or incomes and gains। ठीक है, जितने एक्सपेंसेस या लॉसेज हो उनको डेबिट कीजिए, जितने इनकम या गेन हो उनको क्रेडिट कीजिए। ये तो हुए दैट ट्रेडिशनल अकाउंट के रूल। जो भी डेबिट क्रेडिट हम लोगों ने यहाँ अकाउंट में किया है, यहाँ कुछ हम लोगों ने डेबिट किया है, कुछ क्रेडिट साइड में लिखा है। तो डेबिट क्रेडिट जो भी हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने ऐसे ही नहीं कर दिया है, इसका सर्टेन रूल होता है। किसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। शुरू में हमने पढ़ा भी है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। उसमें हमने लोग देखा है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों एस्पेक्ट्स इक्वल होते हैं। तो उनकी एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री दो जगह की जाती है। तो जो ट्रेडिशनल अकाउंट का जो रूल होगा उसमें ये नियम, जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स के नियम है, वो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब हम लोग देखेंगे दैट अमेरिकन रूल या दैट मॉडर्न रूल है, उसके अनुसार इसमें मूलतः दो ही ग्रुप है, मूलतः दो ग्रुप है। एक पहला ग्रुप एक्सपेंसेज और एसेट्स का है और दूसरा ग्रुप हमारा ये दोनों का और रेवेन्यू का। ठीक है, ये हमारा पहला ग्रुप हुआ और ये हमारा दूसरा ग्रुप हुआ, ये भी हमारा दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप के लिए सिंपल सा नियम है, ठीक है, सिंपल सा नियम है। जो भी एसेट एक्सपेंस या एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर ये डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिंपल, ठीक है। इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक्सपेंस में इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट्स में इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस में डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, एसेट्स में डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्योंकि एसेट बढ़ घट सकता है, तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह एक्सपेंस बढ़ घट सकता है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरह कैपिटल और लायबिलिटीज़ एंड रेवेन्यूज़ के बारे में है। अगर ये इंक्रीज करेगा कैपिटल, लायबिलिटीज़ या रेवेन्यूज़ तो क्रेडिट करेंगे। अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर, यही बात, चूँकि ये दूसरा ग्रुप है, ये दोनों भाई भाई हैं और तीनों भाई बहनें हैं। ठीक है, तो इसमें भी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। बस यही नियम। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। दो रूल ही हैं इसमें। डेबिट इंक्रीज इन एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस, क्रेडिट कमा क्रेडिट decrease in assets oblique expenses।
दूसरा रूल क्या है? क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल ऑब्लिक लाइबिलिटीज ऑब्लिक रेवेन्यू and credit comma debit decrease in capital liabilities ऑब्लिक रेवेन्यूज। ठीक है, ये नटशेल में रूल हुआ। ये रूल कहने के लिए है, लेकिन इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य दिक्कत यही होती है कि कौन सा आइटम हमारा दैट रेवेन्यूज़ का है, कौन सा एसेट का है, कौन लायबिलिटी का है, कौन सा कैपिटल का है। और ये जो दिक्कत है, इसको हम अगर डिफिनीशन ठीक से समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझते हैं, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और ये विभिन्न तरह के रूल्स में कोई हमको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो हम कोई भी रूल लागू कर सकते हैं, ट्रेडिशनल रूल लागू कर सकते हैं या दैट मॉडर्न रूल लागू कर सकते हैं। अब दो छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं, जिसको हम लोग जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, समय थोड़ा सा हो गया है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट क्या है? बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये है, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट मीन्स टोटलिंग द टू साइड्स, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट means totaling the two sides। कौन कौन साइड होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, जैसा मैंने बताया था, ऑफ एन account and finding the difference। Okay, finding the difference, that is the balancing amount। the balancing amount or equality of debit and credit sides। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि डेबिट साइड का अलग टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का अलग टोटल करते हैं, और फिर हम लोग अगर कोई साइड अधिक है, कोई कम है,
तो डिफरेंस जो है वही बैलेंसिंग अमाउंट होता है। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड इक्वल है तो ये पता करके बस छोड़ देते हैं, कोई बैलेंस नहीं निकलता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। इसको हम लोग एक अकाउंट बना करके या दो अकाउंट बना करके हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक कैश का अकाउंट बनाया और यहाँ हम लोगों ने इंटरेस्ट या दैट इज दूसरा अकाउंट हम लोगों ने बनाया दैट सेल्स अकाउंट बनाया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अच्छा अकाउंट्स में एक चीज़ मैं नहीं बताया, ये एक्चुअली अकाउंट्स इस तरह जब बनाए जाते हैं तो इनको हमको एक्चुअली इसको यही बताना चाहिए आपको, जब मैं अकाउंट्स की बात कर रहा था शुरू में यही बताना चाहिए था आपको कि अच्छा यहाँ अभी परिप्रेक्ष्य यहाँ मैं बता देता हूँ। इसको चूँकि दो पार्ट होता है, ऊपर एक इस तरह इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। तो इसको हाई क्लासेस वगैरह में या धीरे धीरे लोगों ने टी सेप्ट अकाउंट्स कहना शुरू कर दिया। टी, चूँकि ये जो फिगर है ये किस फिगर, सेप्ट अकाउंट्स, लोगों ने टी सेप्ट, चूँकि ये टी फॉर्मेट में बन गया तो इसको टी सेप्ट अकाउंट्स भी कहा जाने लगा। अब हम लोग अपने क्रम में आ जाएं। बैलेंसिंग हम जानते हैं कि इसमें कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, एक पार्टिकुलर्स के लिए, जेएफ के लिए और अमाउंट के लिए। डेट के लिए, पार्टिकुलर्स के लिए, जेएफ के लिए और अमाउंट के लिए। ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखना एकदम ज़रूरी है। यहाँ हम लोगों ने डेट लिखा, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखा, यहाँ जेएफ लिखा, यहाँ अमाउंट लिखा, अमाउंट में रुपीज़ लिखा, यहाँ डेट लिखा, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखा, यहाँ जेएफ लिखा, जनरल फॉलियो, यहाँ अमाउंट लिखा, यहाँ रुपीज़ लिखा। ठीक है, अब एक मैं इमेजिनरी फिगर लेता हूँ। कैश अकाउंट में हमने एक डेट को शुरू में कुछ अमाउंट हमको मिला, हमने यहाँ 10,000 लिख दिया। फिर हमको नेक्स्ट डेट में 20,000 मिला, हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट डेट में हमको 5,000 मिला, हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट डेट में हमको 5,000, ये सब इमेजिनरी फिगर है। चूँकि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो एसेट में इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा, एसेट में इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा। इसको सेल्स अकाउंट नहीं लिख के हम लिखते हैं दैट इज, अच्छा ठीक है, हम पहले यहाँ क्लियर कर लें। कैश अकाउंट तो यहाँ रिसीव हुआ, अब इंक्रीज होगा और जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ इसको सैलरी अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो फिर हमने आगे के डेट को, मैंने यहाँ बताया कि जेएफ लिखना क्लास रूम अकाउंटिंग में ज़रूरी नहीं है,
जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा उस तरह का तो हम लिखेंगे जरूर। यहाँ हमने पेमेंट किया, मतलब कैश में पेमेंट जब किया तो डिक्रीज हुआ तो हमने यहाँ लिखा दैट इज 5000। अगर हमने फिर पेमेंट किया 15,000 तो हमने लिखा, फिर हमने पेमेंट किया 7,000 तो हमने लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मंथ एंड में या ईयर एंड में या वीकली, जब भी सुविधा हो, जब भी हमारा पेज ये हो जाता है तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम रफ में क्या करेंगे, दोनों साइड का अलग अलग टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में, डबल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड है, डबल लाइन के राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में कितना टोटल हुआ, 10, 20, 30 और 10, 40,000 हमारा हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल क्या हुआ, दैट 20 और 7 कितना हुआ, 27,000 हुआ। टोटल बैलेंस कितना बचा, 13,000। ठीक है, अब राइट साइड जो है, जो बड़ा साइड है, उसको ही हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे 40,000, यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट हम 40,000 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो सही है इसका टोटल, लेकिन इसका टोटल तो सही नहीं है। तो इसको सही करने के लिए कौन सा फिगर देंगे, हम लिखेंगे बैलेंसिंग डेट को बैलेंस, है ना, हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस बाई लिखा जाता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तो जस्ट मैं आपको कुछ सैंपल बता रहा हूँ बैलेंसिंग समझाने के लिए। तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे, कितना बैलेंस आया हमारा, ये 13,000। इसको लिखने के बाद हमारा दोनों, ये भी 40,000 हो गया, ये भी 40,000 हो। तो इस तरह हम लोग बैलेंसिंग करते। अब हम लोगों ने यहाँ एक सैलरी अकाउंट बनाया। सैलरी अकाउंट जब हम लोगों ने बनाया तो अब सैलरी हम लोगों ने पेमेंट किया डिफरेंट डेट को, डिफरेंट व्यक्ति को। तो यहाँ जब एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंसेज जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, सॉरी, इसको सैलरीज अकाउंट नहीं बना करके हम लोग सेल्स अकाउंट ही बनाएं। ठीक है, सेल्स अकाउंट, क्योंकि आगे की चीज़ें समझाने में हमको सुविधा होगी। सेल्स अकाउंट, अब सेल्स अकाउंट में हम जानते हैं कि रेवेन्यू में जब इंक्रीज होता है, रेवेन्यू में जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। और जब डिक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। यहाँ हम नाम लिख दें, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ठीक है, अब सेल्स हमारा 20,000 हुआ, सेल्स हमारा 50,000 हुआ, सेल्स हमारा 50,000 हुआ। अब हम बैलेंसिंग करने चलेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो क्या होगा,
डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि सिर्फ क्रेडिट साइड का रफ में टोटल कर लेंगे और कितना लिखेंगे 1,20,000 आ गया। यही 1,20,000 हम यहाँ भी लिख देंगे। अब चूंकि दोनों में तो इस साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ क्या फिगर देना पड़ेगा, आप कहेंगे कि 1,20,000, तो ये पूरा का पूरा फिगर क्या हो जाएगा, बैलेंस में हम लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 हमारा बैलेंस हुआ। हर अकाउंट्स के नीचे डबल लाइन देने का की परंपरा है, तो इस तरह हम लोग बैलेंस करते हैं। अब डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस बार बार हम लोग सुनते हैं। इफ the total of debit side is more than the credit side, it is called, इसी को हम लोग कहते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट side is more than the debit side, इसको क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से जाते हैं तो इसको कहेंगे बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फॉर एग्जांपल अभी तुरंत मैं आपको बता देता हूँ, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का क्या बैलेंस हम कहेंगे, चूँकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसको हम लोग कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहेंगे। कितना, 13,000। कैश अकाउंट में क्या है, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1,20,000 से, तो 1,20,000 को क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट कम है और क्रेडिट ज़्यादा है, या डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। इस तरह हम लोग ने आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा। थैंक यू, सी यू अगेन।